हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। माय नेम है शिफ़ात अहमद, आपकी बायोलॉजी मेंटर। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से पढ़ लिया था। आज वाले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या था कि मतलब ये कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा था। वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, हर जगह से उसका ओरिजिन था। आज वाले क्लास में जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है। इसका ओरिजिन क्या क्या था। ये नॉर्मली मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे थे। ठीक है। मेसोडर्म अच्छे से पता होगा आपको, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में अच्छे से बता दिया गया था। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ना। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से या फिर बॉडी जो इंटरकनेक्टेड है ना हम लोग का, मतलब अगर मतलब जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर पे कर रहे हैं, वो कौन कनेक्ट करके रखा है। सारे कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करके रखे हैं। कनेक्टिव टिश्यू का डेफिनेशन देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द टिश्यू विच सर्व इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग द वेरियस tissue and organs of a body or supporting the functionally active structures are known as connective tissue। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कनेक्टिव टिश्यू है और एक स्पेसिफिक फंक्शन भी कर रहा है, दूसरे दूसरे ऑर्गन को एक साथ जोड़ रहा है, उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ना नॉर्मली हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेड है। मतलब जो टिश्यू सबसे ज़्यादा अबंडेड है वो है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स, कार्टिलेज वगैरह हर कुछ आ जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अबंडेड माना जाता है। कनेक्टिव टिश्यू इसी के बेसिस पे दो काइंड में डिवाइडेड है, एक नॉन स्पेशलाइज्ड और एक स्पेशलाइज्ड। ऐसे क्यों है, क्योंकि टिश्यू अगर आप लोग ध्यान से सोचो तो टिश्यू क्या होता है कि नॉर्मली एक स्किन है, ये टिश्यू है, या फिर स्किन के अंदर ऑर्गन है, वो सब टिश्यू कहला सकते हैं। लेकिन बोन, ब्लड, इसको टिश्यू कैसे बोल सकते हैं। लेकिन तब भी ये दोनों टिश्यू होते हैं, और ये दोनों कौन से टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन बोन, कार्टिलेज या फिर ब्लड जो है ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही अलग है ना, टिश्यू से अलग ही है, इसलिए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में बोन, कार्टिलेज, ब्लड आते हैं। नॉन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मतलब जो सेल्स होंगे एक रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे, और लूज कनेक्टिव टिश्यू इसमें जितने भी सेल्स होंगे वो बहुत लूजली लूजली पैक होंगे। ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन एंड लिगामेंट आ गए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है ना कि कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू होते हैं वो एरियोलर टिश्यू होता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख ले। पहले हम एरियोलर एक सेल लेते हैं। एरियोलर टिश्यू में बहुत सारे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी बैक्टीरिया को खा जाना। तो ये डायग्राम है छोटा सा एरियोलर टिश्यू का। तो एरियोलर टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है। फिब्रोब्लास्ट का काम क्या है कि कुछ प्रोटीन को बाहर निकालना। वो प्रोटीन नॉर्मली कोलेजन फाइबर से मिलके बना होता है। जो पिंक पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोलेजन फाइबर है जो फिब्रोब्लास्ट के अंदर से निकला है। एरियोलर टिश्यू में नॉर्मली आपके मैक्रोफेज भी आएंगे। मैक्रोफेज क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस क्या है कि अगर बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आपके बदन में आ गया तो उसको खा लेना। अब उसको खाया कैसे जाता है, अंदर में ऐसे करके ले लो। तो इसको फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैगोसाइटोसिस। ठीक है। और इवन यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो मास्ट सेल्स जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब मास्ट सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ गए, ये क्या क्या सिक्रीट करता है, ये हेपेरिन, सेरोटोनिन और साथ ही साथ हिस्टामिन रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। हिस्टामिन क्या करता है, नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सॉरी, हेपेरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रक्टर और हिस्टामिन वैसो डायलेटर, मतलब नर्व को जितने भी आपके वेसल्स है उसको कंस्ट्रक्ट करना और उसको रिलैक्स करना हिस्टामिन और सेरोटोनिन का काम है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख ले। द एरियोलर टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिंग अमाउंट थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। इट ऑक्यूपाइज द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू। नॉर्मली अगर कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ना, वहाँ पे भी एरियोलर टिश्यू घुस जाता है। ठीक है। इसमें प्लाज्मा सेल जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मली फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसमें ऐसे ऐसे काइंड ऑफ सेल है। तो होप सो आपको एरियोलर टिश्यू अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्या करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर, वैसो डायलेटर। इसमें मैक्रोफेज होते हैं जो नॉर्मली आपके फैगोसाइटोसिस में हेल्प कर दिया, मतलब बाहर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो उसको खा जाते हैं। ये प्रोटीन सिक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। अब दूसरी तरफ मूव करते हैं। दूसरा आ गया एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मतलब अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं तो अगर कोई फैट वाला चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है कि इंसान का वेट गेन होने लगता है। इंसान के अंदर फैट
कंसंट्रेशन होने लगता है। तो वो फैट कहाँ पे जाके स्टोर होता है? वो सारे के सारे फैट आपके एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो एक एडिपोज टिश्यू का सेल लिया, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। बीच में एक जो गैप है वहाँ पे फैट स्टोर होता है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो नॉर्मली एक शिफ्ट मतलब एक साइड में रहते हैं, तो इसलिए बोला जाता है शिफ्ट बाय अ साइड, ठीक है। और यहाँ पर बीच में फैट स्टोर है। ऐसे काइंड ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। डिस्ट्रीब्यूशन देखें, एडिपोज टिश्यू इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब चर्बी वाला टिश्यू में प्रेजेंट है, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, एक्सेट्रा। इवन अगर देख लिया जाए, अगर आप एडिपोज टिश्यू पढ़ रहे हो तो एडिपोज टिश्यू में ये जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइट फैट और ब्राउन फैट क्या होता है। तो 2 फैट को लेते हैं हम लोग, एक हो गया वाइट फैट और एक हो गया ब्राउन फैट। वाइट फैट मतलब ना जहाँ पे आपके बदन में माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन कम है, वो वाला फैट को हम लोग वाइट फैट बोलते हैं। अगर जानवर या फिर इंसान में चर्बी का फॉर्मेशन होता है, आप लोग ने देखा होगा कोई भी एनिमल के अंदर चर्बी जिसको ब्लबर बोलते हैं, उसमें कौन-सा फ़ैट होता है? उसमें व्हाइट फ़ैट होता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है उसमें, बस नॉर्मली फ़ैट का डिपोज़िशन हो रहा है। वही अगर ब्राउन फ़ैट देखें, तो ब्राउन फ़ैट क्या होता है ना कि अगर कोई भी बेबी बॉर्न हुआ, तो बेबी बॉर्न होता है तो उसका गाल कितना फूला-फूला रहता है ना, तो उसमें ना ब्राउन फ़ैट का कंसंट्रेशन होता है। इसमें इसका नाम ब्राउन क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ पिगमेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं जो ब्राउन कलर दे देते हैं, और इवन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो काम क्या है? जब भी जो भी बेबी पैदा होता है तो वो खाना कैसे करते हैं? सकिंग ऑफ मिल्क करते हैं, ठीक है। मिल्क को सक करते हैं, जब वो मिल्क को सक करते हैं तो उनका सबसे मेन रोल उसका चिक्स ही आता है ना, और चिक्स में मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे कौन सा फैट प्रेजेंट है? वहाँ पे ब्राउन फैट प्रेजेंट है। तो होप्स आपको एडिपोज टिश्यू भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं फाइब्रस टिश्यू पे। फाइब्रस टिश्यू में नॉर्मली 2 काइंड आते हैं, एक हो गया टेंडन, एक लिगामेंट। ये 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट होता है क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। टेंडन मतलब ना कि अगर आपके जितने भी मसल्स हैं आपके हाथ में हो, पाँव में हो, वो हड्डी में मतलब आपके बोन में अटैच है। किससे अटैच है? टेंडन से अटैच है। जैसे कि ये मसल्स ले लो, ये बोन ले लो, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से अटैच, ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है, अटैच है, जिसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। तो इट हेल्प टू जॉइन द बोन्स एंड मसल्स। वेराज अगर लिगामेंट ले ले तो लिगामेंट का काम क्या है कि 2 हड्डी को आपस में जॉइन करना। इसका मतलब ये ग्लू की तरह काम करता है 2 हड्डी के बीच में, उसको हम लोग लिगामेंट के नाम से जानते हैं। तो जॉइन बोन टू बोन। तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया कि नॉन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं। उसमें एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट सब कुछ पढ़ लिया। अब मूव करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया बोन। बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोन सबको पता है हमारे बॉडी में हर जगह बोन प्रेजेंट होता है। हर जगह ऊपर से लेके नीचे तक हमारे बॉडी में हर जगह बोन प्रेजेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग बने ही बोन से। हम लोग का एंडोस्केलेटन, अगर हम लोग खड़े हो रहे हैं तो बोन के हेल्प की वजह से ही खड़े हो रहे हैं। बैठ रहे हैं तो बोन के हेल्प की वजह से ही बैठ रहे हैं। मूव कर रहे हैं तो बोन के मूवमेंट से ही हम लोग मूव कर रहे हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना कि अगर हम लोग एक बोन ले लें, ठीक है, ये बोन मान लो आप लोग। अब बोन ना 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक 2 ऊपर वाला और बीच का पार्ट को हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं, एपिफाइसिस के नाम से जानते हैं। और ऊपर वाला जो है, सॉरी, ऊपर वाला को एपिफाइसिस के नाम से जानते हैं, और बीच वाला जो है इसको मेटाफाइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मेटाफाइसिस में क्या होता है ना कि बीच में एक होल होता है। जितने भी आपके बोन्स हैं, अगर आप लोग एनिमल की हड्डी खाते भी होंगे, देखे होंगे आप लोग ने, गोट के हड्डी में बीच में छेद होता है, तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होता है? वहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। वो बोन मैरो क्या करता है ना कि ह्यूमन सब में वैसा होता है, वहाँ पे नॉर्मली आपके ब्लड का फॉर्मेशन वहाँ से होता है, ठीक है। तो वो बीच वाला पार्ट है। फिर उसके बाद ये जो साइड वाला बोन है ना, इसको हम कट किए। कट करने के बाद इसको ज़ूम कर दिए, तो ज़ूम करने के बाद आपको नज़र आएगा जो बोन है ना वो कुछ कुछ सेल से मिलके बने हैं। जैसे कि किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिलके बना है, ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से मिलके बना है, हम लोग जो है खुद ब खुद सेल से मिलके बने हैं। वैसे ही अगर बोन है तो वो भी सेल से मिलके बना है, लेकिन उसका सेल का नाम ऑस्टियोसाइड है। वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, जितने भी ऑरेंज आपको दिख रहे हैं वो सेल है, वो ऑस्टियोसाइड है। और बीच वाले सेल जो होते हैं उसको, बीच वाला स्ट्रक्चर को तो ल्यूकेनाई बोलते हैं, वहाँ पे जो सेल्स होता है उसको ऑस्टियोसाइड। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो गोल 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 करके प्रेजेंट है, उसको हवेशियन कनाल के नाम से जानते हैं। तो होप सो आपको बोन भी अच्छे से क्लियर होगा। बोन जो है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है हम लोग के बॉडी में, ये ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं होता है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट जो है कार्टिलेज। बोन तो सबको क्लियर रहता है, अब मूव करते हैं कार्टिलेज के ऊपर में। कार्टिलेज क्या होता है ना कि कार्टिलेज मतलब इज़ अ काइंड ऑफ बोन, लेकिन सॉफ्ट बोन। ये मतलब मुड़ सकता है, लेकिन बोन जो है वो मुड़ नहीं सकते। आपके कान में आप अपना कान टच करोगे तो कान आप आराम से फोल्ड कर सकते हो, नाक अपना आराम से फोल्ड कर सकते हो, या फिर अपने हड्डी को भी अब अपने फिंगर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट है इसमें, तभी आपका हड्डी जो है मूव कर पा रहा है। आपके हाथ के फिंगर्स 3 सेगमेंट में बँट पा रहे हैं। उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज प्रेजेंट है, सॉफ्ट बोन की तरह। ठीक है, तो कार्टिलेज नॉर्मली 3 टाइप का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हाइलीन कार्टिलेज, it present is hyaline cartilage is main cartilage present at the end of the long bone trachea bronchi। तो कार्टिलेज नॉर्मली 3 काइंड का होता है। एक होता है हाइलीन कार्टिलेज, दूसरा होता है आपका इलास्टिन कार्टिलेज, फिर तीसरा होता है फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है ना, अगर आप ऊपर से नीचे आँख बंद करके विजुअलाइज करना। सबसे पहले तो नोज़ में, नोज़ के बीच में जो आपके हड्डी होते हैं, मतलब पतला वाला जो मूव कर सकते हैं, मतलब 2 नोज़ है, 2 नोज़ के बीच में एक सेप्टम बना रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट हो गया। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे के बाद आपको लैरिंग्स दिखेगा। लैरिंग्स मतलब आपके साउंड बॉक्स, वहाँ पे भी हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ तो वहाँ पर ट्रैकिया आ गया आपका। ट्रैकिया में क्या होता है कि ये ट्रैकिया है, अगर यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और ये सी शेप कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हाइलीन कार्टिलेज है। अब उसके नीचे रिबकेज लगा होता है, और रिबकेज में भी यहाँ से ऐसे करके कार्टिलेज जो है ट्रैकिया से जॉइंट होते हैं, उसको हम लोग हाइलीन कार्टिलेज बोलते हैं। इलास्टिन कार्टिलेज ये पिन्ना ऑफ एयर में प्रेजेंट है। एयर के पिन्ना मतलब एयर का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब आ गया फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज एक ऐसा कार्टिलेज है ना जो नॉर्मली मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, अब मूव नहीं कर सकता तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले तो ये आपके वर्टिब्रल कॉलम, आप लोग जानते होंगे, रीढ़ की हड्डी, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ ये प्यूबिस एम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है। प्यूबिस एम्फाइसिस क्या हो गया? अगर आप अपना हिप बोन ले लो तो हिप बोन कुछ इस तरीका का दिखता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे कार्टिलेज लगा होता है, ये कार्टिलेज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज, ये कार्टिलेज ना इमूवेबल होता है, आप इसको मूव नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये कार्टिलेज को मूव करना पड़ता है। जब बेबी डिलीवर होता है तो ये कार्टिलेज नॉर्मली थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तभी बोला जाता है कि प्रेगनेंसी जो है इट इज़ द वन ऑफ द हार्डेस्ट और द वन ऑफ द पेनफुल मैकेनिज्म ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ओके, अब होप सो आपको कार्टिलेज भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो है ब्लड। कार्टिलेज अच्छे से समझ में आया, सॉफ्ट बोन, बोन भी अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि ब्लड सबको पता है ब्लड क्या होता है। ब्लड हमारे बदन में अगर हाथ कट गया क्या निकलता है? ब्लड निकलता है बाहर। तो ब्लड को अच्छे से तो हम लोग सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू ले लो कि ब्लड किसको बोलते हैं। ब्लड एक ऐसा लिक्विड है हम लोग के बदन में जो कनेक्टिव टिश्यू तो है ही, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तो है ही, उसके साथ साथ ये डिफरेंट गैसेस या फिर मिनरल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन देख ले। ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट कंटेन अप्रॉक्स 5 लीटर ऑफ ब्लड। अगर आप नॉर्मल हो, आप ह्यूमन हो, और साथ ही साथ अगर आप हेल्दी भी हो ना, तो आपके बदन में जो नॉर्मल कंटेंट होना चाहिए ब्लड का वो 5 लीटर होना चाहिए। 5 लीटर आप मेजर करवा लो, हमसे क्या पूछे। फिर उसके बाद आया फंक्शन। फंक्शन इसका क्या है? मेन फंक्शन ऑफ अ ब्लड इज ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का कर रहा है? जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेटरी गैसेस हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, पिगमेंट्स हो गया, ये सारे चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में। न्यूट्रिशन मतलब अगर आप डाइजेशन करके जो एंड प्रोडक्ट बचता है ना, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो पूरे बॉडी में फैलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कौन फैलाता है? ब्लड फैलाता है। सांस ले लो तो ऑक्सीजन पूरे बदन में जाना ज़रूरी है, तभी आपका हाथ पैर काम करेगा। वो भी कौन फैला रहा है? ब्लड फैला रहा है। मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह। तो आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के होते थे, स्पेशलाइज्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड। नॉन स्पेशलाइज्ड में सब कुछ था अलग अलग सा, स्पेशलाइज्ड में बोन, ब्लड और कार्टिलेज। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। पढ़ते रहिए। थैंक यू।